हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको नमस्ते, प्रणाम एंड वेलकम टू EduTap. So SIDBI grade A notification has been released on the website. We have already taken a session on this about the detailed notification. Now many of you might be thinking that with the change in pattern, what should be your approach? Whether you should be committing time to this exam, whether you should be preparing for this exam, and if yes, what should be the right strategy, the winning strategy for SIDBI grade A. तो हम इसी के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, that what can be a right strategy, because that is very very important. सिलेबस का अगर स्कोप देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी है, लेकिन अगर उसको राइट स्ट्रैटेजी से प्रोसीड किया जाए तो इट कैन बी लाइक दिस, वेरी स्मॉल, अ फोकस्ड अप्रोच, अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच. उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वैसे ये विनिंग स्ट्रैटेजी सुनकर एकदम लगता है कि बस यही स्ट्रैटेजी है जिसको कर कर मेरी नैया पार हो जाएगी. वो पॉसिबल है, बट सिर्फ सुनकर नहीं, एग्जीक्यूट कर कर. ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से सुनिए, देन एग्जीक्यूट इट. आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट. तो शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले मेरा पॉइंट यही रहेगा कि अगेन मैं सेम पॉइंट पे आऊंगा. लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू दिस वीडियो वुड हैव डाउट कि जी सेबी है, काफी लोग सेबी दे रहे हैं अभी, फिर आरबीआई आने वाला है. शुड वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? शुड वी commit our time to this exam? देखिए, मेरा लॉजिक इसमें सिंपल है. इफ आई एनालाइज द पैटर्न, आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग which is entirely different from what you would have been preparing for SEBI, RBI और NABARD. तो ये चीज दिमाग में मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए that whether I should be preparing for this exam or not, because you are already preparing for this exam by preparing for other exams. I think what you are lacking at this point in time, if you are still confused, is confidence. आप में टैलेंट है, आप में नॉलेज है, आप वो चीज कर रहे हो ऑलरेडी, but what you are lacking is confidence. If you are still confused that whether I should be appearing for this exam is not, I am reminded of a quote which is a very famous quote: talent is abundant, confidence is rare. हम सब में बहुत टैलेंट है, but the people who are confident to execute that talent, to use that talent, are only the ones who are able to cross the finish line. तो हमेशा अगर आपको कभी भी डाउट हो, आप इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए 5 बार, एंड आई एम श्योर दैट योर माइंडसेट विल चेंज आफ्टर रीडिंग दिस 5 टाइम्स. नाउ व्हाट इज अ विनिंग स्ट्रैटेजी? ध्यान से सुनिएगा. आई विल जस्ट टेक योर 10 to 12 मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑन, और आपको इससे काफी डायरेक्शन मिल सकती है दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिडबी ग्रेड ए. सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मैंने सुबह भी आपको ये वीडियो में बताया था. नो, व्हाट इज द पैटर्न? देयर आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. 2 टेस्ट हैं आपके. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देयर आर 4 सेक्शंस: इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. 4 सेक्शन है. इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, जर्नल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस का हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का है, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 160 क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स. टोटल टाइम 2 घंटे, एंड देयर इज अ सेक्शनल टाइमिंग ऑल्सो. दूसरा टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, विच इज हेयर नॉट रिटन एज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. ठीक है, यहां पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं लिखा है, यहां पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखा है. सो कुछ ज्यादा इससे डिड्यूस नहीं होता है, बट आई थिंक, मतलब इसको आप इंग्लिश का टेस्ट मत मानिए, थोड़ा सा मिक्सचर मानिए इंग्लिश और कंटेंट, जैसा कि हमेशा होता है. तो इसमें आपको 2 एसेज आएंगे, 20 मार्क्स ईच, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स, एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग वर्थ 10 मार्क्स. सो टोटल आपका 50 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस और 1 घंटा. 1 घंटा ही मिलेगा यहाँ पे, 90 मिनट्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये पैटर्न है आपका. और इंटरव्यू कॉल आएगी इसके बाद डायरेक्टली, कोई फेस 2 नहीं है. And if you are able to get a score, cumulative score, both in objective and descriptive paper, which is high enough to get an interview call, you will get an interview call. ठीक है, तो ये पैटर्न है. अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको जरा ध्यान से, आई विल बी टेलिंग यू 6 की प्रिंसिपल्स. ठीक है, एट अ हायर लेवल, इफ यू कैन एम्ब्रेस देम, इफ यू कैन वॉक ऑन दोज प्रिंसिपल्स, आई थिंक यू विल बी हैविंग अ राइट स्ट्रेटेजी. क्योंकि यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें कहां पे फोकस करना है, किस चीज को छोड़ना है. स्पेशली दिस पार्ट जो ये है ना, विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. तो यहां पे काफी लोग सोच रहे हैं कि जी हमें
पूरे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पढ़ना पड़ेगा या पूरा बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है ज्यादा एग्जाम में आने की और हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल मेरा यह मानना है दैट क्यूआरई इज टू जीए। जो जीए सेक्शन है आपका, जीए सेक्शन है ना जो 50 नंबर का, दैट कैन बी अ डिफरेंशिएटर। आई थिंक दैट विल बी द ओनली डिफरेंशिएटर अमंग वेरियस कैंडिडेट्स। क्यों? आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप क्यूआरई में, ठीक है, आपको जितना भी टाइम है क्यूआरई में, यहां पे आपको इनफैक्ट क्यूआर लेते हैं, आपको यहां पे 70 मिनट दिए गए हैं, 40 + 30 इन क्वांट एंड रीजनिंग। आप जितने मार्क्स क्यूआर में लाएंगे ना इन दोनों में, उससे ज्यादा मार्क्स आप जीए में ला सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जीए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको अपना 50% ऑफ द टाइम जो आप इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दे रहे हैं वो जीए को देना चाहिए और 50% ऑफ द टाइम आपको क्यूआरई को देना चाहिए। जीए कैन बी वेरी स्कोरिंग इफ यू आर थॉरो with all the relevant reports, schemes, news, you can score really good in this section। 15 सेकंड में क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, डू नॉट ओवर कमिट योर सेल्फ टू क्यूआरई के क्यूआरई करे जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, बट जीए पे कोई फोकस नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और क्यूआरई का लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्यूआरई बहुत आसान आता है। भैया जो आपने देखा है वो 2016 का पेपर है, 6 साल पुरानी बात हो गई है। नाउ आई मीन द लैंडस्केप हैज चेंज्ड फॉर वेरियस एग्जाम्स। नाउ द पेपर्स आर लिटरली मच डिफिकल्ट देन इट व्हाट दे यूज्ड टू बी 6-7 years डाउन द लाइन। तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल आएगा व्हाट इट वाज इन से आरबीआई ग्रेड बी लास्ट ईयर, बट मॉडरेट जरूर आएगा। कोई बहुत क्लरिकल लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो हमें प्रैक्टिस क्लरिकल लेवल, इजी लेवल की भी करनी है, बट साथ साथ में वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मॉडरेट लेवल बिकॉज एग्जाम इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज अनसर्टेनिटीज। ठीक है, ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जो आपका जीए वाला पोर्शन है, मैंने बोला जीए वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली स्लाइड में जो आपका जीए वाला पोर्शन है उसमें जनरली परसेप्शन क्या बन रहा है कि करंट पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक मतलब यहां पे स्टैटिक जीए नहीं, the static knowledge of finance, the static knowledge of ESI। वो बेशक they can ask you that in the exam, but again from my experience what I feel is that current portion is something that is going to be very important। अगर हम GA की बात करें, I think 80% of the questions in GA would be from the current portion। चाहे वो GA हो, नॉर्मल GA हो, चाहे ESI न्यूज हो, FM न्यूज हो, रिपोर्ट्स हो, स्कीम्स हो, जो भी है वो सारा जो करंट है दैट विल कंट्रीब्यूट अराउंड 80%। दैट इज माय व्यू। और ऐसा ही हो रहा है। हमने ये, माय व्यू इज नॉट लाइक समथिंग मुझे सपना है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव सीन इन ऑल अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। स्टैटिक पोर्शन 20 मैक्सिमम है, ये 20% जो भी आपका फाइनेंस की स्टैटिक नॉलेज है या ईएसआई की स्टैटिक नॉलेज है। ठीक है, तो पहले करंट की बात करते हैं कि करंट में हमें क्या क्या करना है। देखिए, करंट में नॉर्मल जीए एक चीज है, नॉर्मल जीए में स्टैटिक जीए और डे टू डे जीए जो आपकी होती है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसका क्या स्कोप है, ये हमें करना है। ठीक है, स्टैटिक जीए और डे टू डे नॉर्मल जीए, मैं बताऊंगा क्या टॉपिक्स है अगली स्लाइड में, ये हमें करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ईएसआई रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लिखा है आपके जीए पार्ट में के सिलेबस में है, उसमें ज्यादा वेटेज रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स की रहती है हमेशा। तो हमें रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स करनी है, वॉट एवर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स आर इन न्यूज फॉर द पास्ट 9 months। ठीक है, मिनिमम आप 5 months लेके चलिए, बट इफ यू आर श्योर कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, आप कमिटेड है, तो आई वुड से 9 months। बट रिवर्स ऑर्डर में चलिएगा, पहले 5 महीने का कवर कीजिएगा, देन ओनली गो फॉर 9 months। ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे पर यहां से भी आते हैं 6th 7th 8th 9th मंथ से, पर पहले इसको पूरा कीजिएगा। ये रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स हो गई ईएसआई की। ठीक है, इनफैक्ट फाइनेंस की भी आप कर सकते हैं रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, बट फाइनेंस की ज्यादा रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स वही होंगी जो आरबीआई ने रिलीज की होंगी, जो मैंने लास्ट में लिखी है। ठीक है, इसके अलावा ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, तो यहां पे तो हमने रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स कर ली। ठीक है, लेकिन यहां पे ESI and finance current affairs related to again normal news, what we say, suppose
Government of Kerala has signed an MOU for education with World Bank. That is ESI news. That is not a report or a scheme. Suppose Ministry of Finance has come out with some banking reforms that are news related to finance. तो हमें ये सारी जो ESI और फाइनेंस से मतलब इकोनॉमी, फाइनेंस और सोशल इश्यूज से रिलेटेड न्यूज हैं उनको भी पढ़ना है, साथ में रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स को भी पढ़ना है. ये भी मिनिमम 5 मंथ्स. बट अगर आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू बी श्योर दैट यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, गो फॉर 9 मंथ्स. दैट इज माय व्यू. और फाइनेंस करंट अफेयर्स में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई न्यूज हो, कोई बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, कोई ऐप लॉन्चेस हो, कोई माइलस्टोन्स हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो सारे आपको करने हैं. नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जो जीए है उसमें विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग लिखा है, तो आरबीआई एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई की जो भी नोटिफिकेशंस हैं, न्यूज है, रेगुलेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सारी हमें करनी है. और साथ ही साथ सिडबी की भी. सिडबी मतलब एमएसएमई रिलेटेड जो न्यूज है, नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं जो सिडबी ने निकाले हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, और ये भी आप सेम ही लेके चलिए. 5 मंथ्स आई थिंक इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. यहां पे 9 मंथ्स जाने की जरूरत नहीं है, 5 महीने भी जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, तो ये 4 पिलर है मेरे हिसाब से इस करंट पार्ट के. ठीक है, नॉर्मल जीए, मैंने स्टैटिक जीए भी इसी में जोड़ लिया है. इफ यू वांट यू कैन मूव इट टू द स्टैटिक पार्ट, पर ये ज्यादा वेटेज नहीं रखता है. ठीक है, यही ज्यादा आएगा. इसका क्या स्कोप है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. द नेक्स्ट पिलर इज ईएसआई रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. अगेन व्हाट इज द स्कोप? इसके लिए कुछ सिलेबस हमें नहीं दिया गया है, बट आई वुड से दैट व्हाटएवर सिलेबस इज देयर फॉर आरबीआई, फॉर ईएसआई, take that into account and read reports and schemes only related to those areas. For example, if there is a report on defense, on IT sector, on manufacturing sector, that is of not much relevance to you because that is not in your syllabus. But if there is a report and scheme on, say, education, health, poverty, malnutrition, gender disparity, social issues, all those are important because those are related to your syllabus नहीं दिया है, बट आई एम टेलिंग यू टू टेक द सिलेबस ऑफ आरबीआई, ग्रेड बी, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एज अ रेफरेंस देयर. थर्ड इज नॉर्मल न्यूज रिलेटेड टू ईएसआई एंड फाइनेंस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. एंड द लास्ट इज दैट सिडबी और आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 4 पिलर्स हैं आपके करंट पार्ट में, इसको अच्छे से कीजिए. और जीए में अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से जो 50 नंबर की जीए है उसमें से 80% मैं करंट कह रहा हूं, तो 80% ऑफ 50 इज 40. तो मेरे हिसाब से 10 से 15 मार्क्स का ये आ सकता है. ठीक है, 10 से 15 मार्क्स का ही ये आ सकता है, और 7 to 10 मार्क्स ये, और 7 to 10 मार्क्स ये. ठीक है, 10, 10, 20, 27 और 7, अराउंड 35 मार्क्स हैं. 40 थोड़ा ऐड और कर देंगे ऑन द मिनिमम साइड. तो आप इन चारों पिलर्स को अच्छे से तैयार कीजिए. आपका जीए में करंट पोर्शन जो कि मैं 80% कह रहा हूं, अच्छे से कवर हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द स्कोप ऑफ स्टैटिक जीए. तो ये स्टैटिक जीए में कुछ एरियाज हैं व्हाट दे नॉर्मली आस्क: नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयरपोर्ट लोकेशन, स्टेडियम्स, डैम्स, रिवर्स, फोक डांसेस, रीजनल फेस्टिवल्स, कंट्रीज की कैपिटल एंड करेंसीज. ठीक है, तो आप ये रट्टा लगा लीजिए, बट मोस्ट प्रोबेबली दे वुड बी आस्किंग स्टैटिक जीए क्वेश्चंस रिलेटेड टू whatever is in news. Suppose any particular national park is in news, then they might ask that where is this national park located. When I say a particular national park is in news, that might be news for any reason. Maybe it has been renamed, maybe some conflict has taken place in that national park, maybe some animal has been poached in that national park, so whatever reason. तो ये जितने भी स्टैटिक जीए के क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड होते हैं. सपोज कीजिए अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है. ठीक है, तो इनकी कैपिटल्स, करेंसीज पूछ सकते हैं, इनकी नेबरिंग कंट्रीज पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ आपसे पूछ सकते हैं. तो जो स्टैटिक जीए आएगी वो करंट से रिलेटेड आती है. देन डे टू डे जीए है, सो इट्स ऑल अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, विनर्स, लूजर्स, वेन्यूज, पार्टनरशिप्स ऑफ गवर्नमेंट विद national organizations, international organizations like World Bank, IMF, UNICEF. ठीक है, कोई MOU साइन हो, कोई फंडिंग ली हो गवर्नमेंट ने, कोई गवर्नमेंट को मेंबरशिप मिली हो किसी अलायंस में, फॉर एग्जांपल G20, समथिंग लाइक दैट. कुछ थीम्स हो इंपॉर्टेंट डेज के, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज,
ठीक है, कोई अवार्ड मिला हो, अपॉइंटमेंट हो, देन समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ठीक है, इंडिया ने यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की, इंडिया ने फ्रांस से राफेल जेट लिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइक्लोन्स, हरिकेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी आते हैं, इफ गवर्नमेंट हैज सेट अप एनी मैन्युफैक्चरिंग हब और लॉजिस्टिक पार्क दैट कैन बी सेट अप, दैट कैन बी आज फेमस अवार्ड्स लाइक नोबेल प्राइज, पीस प्राइज पूछ सकते हैं किसको मिला, किस कंट्री के बंदे को मिला। माइलस्टोन्स ऑफ any big companies, especially public sector banks, or I mean big companies in the IT sector or in the manufacturing sector, और गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई शिप बिल्डिंग शुरू की है, कोई कोर्सेज शुरू किए हैं फॉर स्किलिंग द पीपल, कोई बॉडी बनाई है एट अ हायर लेवल, वो भी पूछ सकते हैं। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोटो खींच लीजिए। दिस इज द स्कोप फॉर स्टैटिक जीए व्हिच इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम करंट, एंड दिस इज द स्कोप ऑफ डे टू डे जीए। इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जीए करंट पार्ट। अगर हम स्टैटिक पे आते हैं, विच आई टोल्ड यू इज द रिमेनिंग 20% ऑफ योर जीए पार्ट, बेसिकली उसमें मुझे लगता है कि आपको जैसे फाइनेंस अगर आप पढ़ रहे हैं, द नॉर्मल आइडिया दैट यू वुड गेट इन योर माइंड इज कि मैं पूरा फाइनेंस पढ़ लेता हूं, जितना भी मैंने आरबीआई में पढ़ा उतना नहीं चाहिए। Rather, I would suggest कि आप सिर्फ इतने चैप्टर्स पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिस्क मैनेजमेंट, फिनटेक, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, नबार्ड एक्सेट्रा, इनकी क्या वर्किंग है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड चेंजिंग लैंडस्केप इन द बैंकिंग सेक्टर। सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर द स्टैटिक फाइनेंस पोर्शन। इसके अलावा डेरिवेटिव्स पढ़ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी आरबीआई के सिलेबस में, दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट। और अगर ईएसआई की बात करें, अगेन ईएसआई इज वेरी वास्ट, बट आई डोंट सी दैट दे वुड बी आस्किंग यू मच स्टैटिक फ्रॉम हियर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी बेस्ड ऑन रिपोर्ट, स्कीम्स और ईएसआई इन न्यूज। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये 6 चैप्टर पढ़ लीजिए, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन। एक चैप्टर और ऐड कर लीजिए, मैं लिखना भूल गया, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो स्टैटिक में, जीए में स्टैटिक पोर्शन इफ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एंड ईएसआई is only expected from these chapters, or these are the most important chapters for the static part in the GE. Otherwise most of it is going to be from the current portion, ठीक है। और इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सिडबी के जितने भी स्कीम्स हैं, एमएसएमई रिलेटेड सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, उसमें से देयर कैन बी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, एंड वी आर आल्सो गोइंग to add it in the course that we are going to launch for SIDBI. We are going to add a special section for SIDBI related schemes and news and circulars and notifications so that you get the maximum bounty from that. चलिए, fourth point is descriptive English. Again, अब ये एक आदत बन गई है that people ignore descriptive English till the last point, but यहाँ पे देखिए अब descriptive English phase 2 में नहीं है, phase 1 में ही है. So do not assume that you can do it in the last minute. Obviously you can do, but my suggestion would be कि आप इसको अच्छे से करें, आपके करियर का सवाल है, and it will not take much effort. It will not take much effort. It will just take your time. With time, when you type regularly, when you think regularly, when you learn the technical rules regularly, you will be able to implement all your learning in descriptive English just by practicing, say for 1 hour on daily basis. तो ये जरूर कीजिए। 50 minutes in a 250 marks worth of papers is huge. तो इसको मत छोड़िए। 10 मार्क का यहाँ पे इजीली आप गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, दैट डू नॉट बी लाइक दैट कि बस मुझे फॉर्डर चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंक्लाइंड कि मुझे फॉर्डर दे दो, मुझे कंटेंट दे दो, मुझे फॉर्डर दे दो, मुझे कंटेंट दे दो। भैया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यस, फॉर्डर एंड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ एक अच्छे फॉर्डर और कंटेंट से आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। रेदर आई वुड से दैट इवन विद एन एवरेज कंटेंट, इफ यू आर गुड इन टाइपिंग स्पीड, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स आपके 0 हैं, आपका अच्छा फ्लो और लिंकिंग है, और आप सारे टेक्निकल रूल्स जानते हैं। पीपल इवन डोंट नो कि लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है, सैल्यूटेशन कैसे करनी है। यू डोंट नो द टेक्निकल रूल्स, यू विल नेवर बी एबल टू गेट द मार्क्स।
तो एक तरफ हमें ये चीजें करनी है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और एक तरफ ये चीज है जिसका एंडलेस स्कोप है, और हम इसके पीछे पड़े रहते हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। 1 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं। इफ योर टाइपिंग स्पीड इज नॉट अप टू द मार्क, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर, एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो दोनों को बैलेंस लेके चलना है। आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर फोकसिंग ऑन कंटेंट फोल्डर, कि पढ़ लो भाई, वहां टाइप करना है, फ्लो बनाना है, लिंक करना है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक जीरो करनी है, टेक्निकल रूल्स को अप्लाई करना है। वो कौन करेगा? वो आप ही को करना है। तो इसको बैलेंस लेकर चलना, ठीक है। आई एम श्योर दैट विद एन एवरेज कंटेंट, इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ ऑल दीज 4 पॉइंट्स, यू विल ऑलवेज गेट अ गुड स्कोर। Nobody is having a time in this world to read line by line your essay or letter that you would be writing there. Your paper would be always checked in a hurry. I'm sure about that. That is how we work, right? We work in India like that. तो इस चीज पे फोकस करो, इसको भी करना है, बट इससे हमें मतलब इतना ज्यादा कमिट नहीं कर देना है कि हम सिर्फ यही चीज करते हैं। दैट इज माई पॉइंट। 5th पॉइंट, ठीक है। हाँ, और यहां पे मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया कि गेट योर आंसर्स इवेल्युएटेड। फीडबैक इज अ ब्लेसिंग, फीडबैक इज प्रीशियस। अगर आप लिखते रहेंगे बट यू आर नॉट एबल टू गेट द फीडबैक at regular intervals that what are you doing right, what are you doing wrong, then you might end up spending a lot of effort with little improvement. तो फीडबैक आपको जरूर चाहिए, ठीक है। आप अपने दोस्तों से चेक कराइए, अगर आपके फ्रेंड्स की इंग्लिश अच्छी है उनसे चेक कराइए, बट डू गेट योर कॉपीज इवेल्युएटेड व्हाट एवर यू आर राइटिंग। इवन द कोर्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च, यस वी आर गोइंग टू हैव इवेल्युएशन इन दैट कोर्स, ठीक है। तो आपकी इवेल्युएशन होगी, आपको अच्छे से फीडबैक दिया जाएगा, सो दैट यू आर सुपर रेडी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, IQ will make you ready, but EQ will enable you to excel. Now what we do is when we are studying, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्वांट की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, दैट इज IQ. आई एम इंक्रीजिंग माई एबिलिटीज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट what I am doing on my EQ, my emotional quotient, the ability to manage time, the ability to handle pressure, the ability to handle anxiousness, the ability to handle nervousness, वो कहां से आएगी? आपके पास एक लिमिटेड नॉलेज भी है ना। इफ यू आर गुड ऑन योर EQ, you can balance your mind, you can avoid anxiousness, you can avoid nervousness, you will be able to do good in that limited time with your limited knowledge. But हम नहीं करते, हम पढ़ने पे ज्यादा जोर देते हैं, अपने EQ पे काम नहीं करते हैं। So my suggestion would be that yes, हमें पढ़ना तो है, हम ये सब जानते हैं, बट हमें अपने EQ पे भी काम करना है। We have to get accustomed to handle that pressure, to handle that nervousness, to handle that anxiety, to properly manage my time. और ये कैसे होगा? You have to promise yourself to give lot of mock tests. अब लॉट का मतलब ये नहीं है हर रोज 2-2, 3-3 दें, भले ही ऑल्टरनेट डे भी देंगे तब भी 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, which are more than sufficient. To promise yourself that you would be giving lot of mock tests, and that too with very difficulty levels. The problem is that when we get comfortable with one set of difficulty level and in an exam there is suddenly a different difficulty level of paper, I mean we are just flattened. हमसे आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाता है। That is what you need to work on. आपको different difficulty levels के पेपर को करना होगा ताकि आप एग्जाम से पहले कस्टम्ड हो जाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, एग्जाम वाले दिन जैसा भी पेपर आए आप उसको मैनेज कर पाएं। तो मॉक टेस्ट देने बहुत बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेशर मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप वो कर पाएंगे, आप डेफिनेटली जो आता है उससे ही अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट I'm pushing my team that we should give maximum number of mock tests in the course that we are going to launch, so that people can practice and they can analyze, and again they can develop this over a period of time. The last principle again is be productive, not busy. इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं, we are overwhelmed by the syllabus के इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, सोशल इश्यूज भी पढ़ना है, फाइनेंस भी पढ़ना है, रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, स्कीम्स भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी पढ़ना है, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग एट वन गो. दैट इज नॉट पॉसिबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. By doing that, if you start everything at one moment, you might feel you are really busy.
But after a week or 2 weeks, you will realize that you were busy, but you were not being productive because you were trying to switch too many things, and at the end, you were not able to get anything tangible output from your effort. तो मैं यही आपको एक सुझाव दूंगा कि try to prepare with limited subjects at a time. Partition your preparation in tranches. For example, in tranche 1, you can prepare for GA and QRE. आप ये 5th March से 20th March तक कर सकते हैं. In tranche 2, you can keep doing GA because this is vast along with descriptive paper. ये आप 20th March से 5th April तक कर सकते हैं. And then you can focus on revision from 6th March to say 16th of April, और जो भी आपका बाकी बचा आप उस पर फोकस कर सकते हैं. ये एक ब्रॉड प्लान है, बट आई थिंक यू वुड नीड डे वाइज टारगेट्स विच आर मस्ट. कि अगर मुझे ये 2 हफ्ते में पूरा करना है GA प्लस QRE या आधा GA एंड पूरा QRE, देन व्हाट इज माय डे वाइज टारगेट. दोज आर मस्ट. तो वो प्लान आपको बनाना पड़ेगा. इनफैक्ट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ प्लान सो दैट वी कैन गिव यू डेली टारगेट्स. एंड जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी कराने की सोच रहे हैं ऑन डेली बेसिस. वी विल गिव यू अ टारगेट, you will read that target, and in the evening you will get live practice session on that so that you can judge whether you are able to apply जो भी आपने पढ़ा है उस दिन. इससे आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा. You will have a goal to complete by the end of the day, and if you complete your goal on daily basis, suddenly after 40 days you will realize you have achieved the super goal, that is to complete the entire syllabus. So it will make it easier for you. ठीक है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं. Shortly we will make an announcement. ठीक है, जो भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें डे वाइज टारगेट्स और डेली प्रैक्टिस सेशंस होंगे इवनिंग में, जहां पे आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे उस डे के टारगेट के बेस पर. ठीक है गाइज, तो ये 6 प्रिंसिपल्स को आप थोड़ा सा सोचिए, दोबारा सुनिए, ट्राई टू अप्लाई देम एंड यू विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, स्टडी प्लान एक आपको चाहिए होगा. We will try to make that for YouTube also. Otherwise, we are already making a study plan day-wise targets, as I told you, for the people who are going to enroll into our courses. मैं YouTube पे भी एक study plan लेके आऊँगा for those who are trying to do self preparation. ठीक है. So I think इसका आंसर मैंने दे दिया है. बहुत सारे लोग ये queries पूछ रहे हैं, are we going to launch any course? Yes, definitely. And we will be announcing the details very soon. और जैसे ही course launch होगा, even इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी वो लिंक आ जाएगा. सो बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मे बी दैट कोर्स इज ऑलरेडी लॉन्च. तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लीजिएगा. इफ द कोर्स इज ऑलरेडी लॉन्च बाय दैट टाइम व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू सी द offerings of that course, details of that course, and you may decide whether you want to enroll or not. So with this guys, I take your leave. I hope this was useful. Baki, as we progress more on daily basis, I'll keep sharing with you that what can be the right strategy, what is the right way, how to keep yourself motivated. Still, this is early time with respect to SIDBI. This is just the first day. We are also planning on our side, but definitely we will be with you. We are already with you, and what I want to say is that in fact we exist for you. So don't worry, just start your preparation and we will help you at every step, at every moment. Thank you. Bye bye.